हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है वो एक तरीके से जैसे हमने पिछले चैप्टर में उद्योगों के बारे में पढ़ा था, अब उन उद्योगों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना होता है या फिर लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से जाते हैं, यानी उनको परिवहन की जो आवश्यकता होती है उस परिवहन के प्रकारों के बारे में, और साथ ही जो इससे जो संबंधित बिंदु होंगे उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। मतलब कि ये जो है कुछ ऐसी हमारे पास वस्तुएं होती हैं जो हमारे पास खुद उपलब्ध होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमें दूसरे स्थानों से लाना पड़ता है। तो उसको लाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किन वाहनों की आवश्यकता होती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती, बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, यानी कि स्थल पर, एक जल पर और साथ ही वायु में भी। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल एवं वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है, और इन तीनों के बारे में ही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवंत शक्ति दी है, यानी कि जो व्यापार है उससे जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हमें लाभ देखने को मिलता है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और उसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि हम कौन कौन से टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। परिवहन के जो साधन हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्थल, जल और वायु। स्थल में आते हैं सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन, और यहाँ पर आती है पाइपलाइन स्थल के अंतर्गत, और जल के अंतर्गत आती है आंतरिक जल परिवहन और साथ ही समुद्री परिवहन। वायु के अंतर्गत आते हैं घरेलू विमान सेवा, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा आती है, और साथ ही इसमें जो वायु के अंतर्गत आती है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, यानी कि ये सारे जो पॉइंट हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। सड़क परिवहन में हम देखते हैं जैसे क्या जो बस, कार, बाइक वगैरह ये सब इसके अंतर्गत चलती हैं। रेल परिवहन में रेलगाड़ी चलती है, और पाइपलाइन में जो है वो उद्योगों को पाइपलाइन के सहायता से भेजा जाता है। और साथ में जल की अगर हम बात करूँ तो जल
आंतरिक जल परिवहन यानी कि वो सारे जिनके अंतर्गत देश के अंतर्गत इन चीज़ों को पहुंचाया जाता है। और समुद्री परिवहन से क्या होता है कि जो विदेशों में इसका व्यापार होता है। वायु में जो घरेलू विमान सेवा होती है, मतलब कि इसमें एक सार्वजनिक होती है और एक निजी विमान सेवा होती है। सार्वजनिक का मतलब होता है कि जो पूरे देश के अंतर्गत जो वायु के द्वारा जो हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है पूरे देश के लिए, उनके बारे में बात है। और साथ ही जो निजी विमान सेवा है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का जो पर्सनल होता है वो। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का मतलब है कि जो एक देश से दूसरे देश के में आने जाने के लिए जो उद्योग का व्यापार करने के लिए जिन वायुयानों का उपयोग किया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके सबकी डिटेल के बारे में। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। यानी कि जो सड़क परिवहन होता है वो रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसमें रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की जो निर्माण लागत होती है वो कम होती है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की भी लागत भी अपेक्षाकृत कम है इसमें। यानी कि इसमें जो है वो लागत, एक तो इसको बनाने के लिए भी लागत कम होती है और साथ ही जो है वो लोगों का जो आना जाना होता है वो उसमें हो जाता है, यानी कि उसमें भी लागत कम आती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे कि सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो सड़कें होती हैं उनको 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र आप देखेंगे इसमें इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी जानेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, यानी कि जो सड़कें होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक तो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसमें भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। अब हम देखते हैं दूसरे को राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अहमदाबाद वडोदरा द्रुत मार्ग को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। यानी कि वो सड़कें जो कि एक राज्य को उसकी राजधानी से और साथ ही जो ज़िले के जो मुख्यालय होते हैं उनसे जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनको राज्य राजमार्ग कहा जाता है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। अब हम देखते हैं जिला मार्ग के बारे में। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। यानी कि एक जिले के अंदर जितने भी प्रशासन के केंद्र होते हैं उनको जिले के मुख्यालय से जोड़ देती हैं और इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है।
ठीक है। यानी कि अगर आप मानचित्र में देखें तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर सड़कें हैं, जो कि काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं वो इसके अंतर्गत दिखाई गई हैं। अन्य सड़कें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों व सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। यानी कि इसके अंतर्गत जो एक गांव से शहर में जो सड़कें जोड़ी जाती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था और जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों के विकास की दुर्गम क्षेत्र में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये अन्य इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई हैं। सड़क निर्माण के प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, अतः ये बारहमासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। उत्तर पूर्वी सीमा सड़क पर यातायात अरुणाचल प्रदेश का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी सीमा है भारत की, वहाँ पर जो सड़क है वो किस तरीके से चलती है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं रेल परिवहन के बारे में। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में जो सहायक है, जैसे कि व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र व प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भूआकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र, छोटी पहाड़ियाँ, सुरंग आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र की भी दुर्लभ उच्चावाच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण के प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ, गुजरात का जो दलदली भाग है वहाँ पर, और साथ ही जो मध्य प्रदेश के वन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंस जाना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं में से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई। यानी कि बहुत सारी हमें समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं रेल से रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना टिकट के ही यात्रा करने लग जाते हैं
और जिससे क्या होता है कि रेल की जो संपत्ति है उसको हानि होती है, और जो चोरी जैसी समस्याएं हैं वो अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। ज़रा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। और आपके जो दिमाग में आए रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने के लिए क्या क्या आपके दिमाग में आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि लोग जो हैं वो जंजीर खींचकर यूं ही उतर कर चले जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है रेलगाड़ी को। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं पाइपलाइन के बारे में। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों में उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा माल, पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था इनकी स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की इंजीनियरिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। गुजरात में सलाया में विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलाधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा से निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेल मार्गों का जो जाल है वो फैला हुआ है भारत के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर रेल जो दिखाई गई है, रेल के जो मार्ग यहाँ पर दिखाए गए हैं वो बड़े बड़े रेल मार्गों को दिखाया गया है, छोटे छोटे को नहीं दिखाया गया। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजारी को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। अब हम देखते हैं जल परिवहन के बारे में, यानी कि ये जो हमने बात की है अभी वो हमने स्थल परिवहन की है कि नहीं, स्थल के ऊपर हम किस किस तरीके से जो है वो व्यापार कर सकते हैं, उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं जल परिवहन के बारे में, यानी कि जल के माध्यम से जलों में अपना जल के अंतर्गत अपने जो परिवहन होते हैं उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से हम एक उद्योग को या एक वस्तु को एक दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ठीक है, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्रा करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग की मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1,620 किलोमीटर लंबा है, जिसे नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है, जिसको नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 कहा जाता है। केरल में पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा
चंपककारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 के नाम से इसको जाना जाता है। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष स्तर 1078 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के नाम से इसको जाना जाता है। मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबड़, जुआ, सुंदरबन, बराक, केरल व पश्चिम जल आ जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का जो 95% व्यापार है वो मुद्रा रूप में यानी 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन अब हम देखते हैं जो समुद्री पत्तन होते हैं उनके बारे में। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सकें। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के जो कुल निर्यात है वो आधा यानी कि 50% लौह अयस्क यहाँ पर निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। न्यू मैंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन इस तरीके से होता है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता का अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवा प्रदान करता है। ज्वारी यानी टाइडल पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। अब हम देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थलों जैसे ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विकास में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक
अभिगम्य बनाया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि इसका आंसर हमने भी पढ़ा है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रांतों में तथा अगम्य दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब हम देखते हैं संचार सेवाओं के बारे में। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार या जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का वृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यापार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल और व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव SDT दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे SDD सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। यानी कि जो हमारी भारत सरकार है, उसने क्या किया है कि जो हर गांव है उसके अंतर्गत हर 24 घंटे में STD जो सुविधा है उसको प्रदान करने के लिए कुछ प्रबंधन किए हैं। पूरे देश भर में SDT की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना, संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सम्मिलित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विशेष में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। यानी कि जो दूरदर्शन है, जैसे दूरदर्शन जो एक हमारे लिए एक संदेश का माध्यम है, पूरे देश के अंतर्गत, पूरे विश्व के अंतर्गत लोगों को ये मनोरंजन की जो सुविधा है वो प्रदान करता है, ज्ञान की चीज़ें प्रदान करता है और साथ ही जो खेल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो दूरदर्शन के द्वारा लोगों को उनको बताया जाता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा समसामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएं समसामयिक होने के नाते जैसे मासिक हों, साप्ताहिक हों आदि कई प्रकार की हैं।
समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, यानी कि जो पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश के लिए किया जाता है। राज्य में देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य एक व्यापार, यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि जो दो देश होंगे उनके मध्य, दो देशों तीन देशों इनके मध्य जो भी व्यापार होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। और साथ ही समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों में, गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के माध्यम से होता है, जैसा कि हमने अभी देखा है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति है उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की जो उपलब्धता है वो क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। मतलब कि अगर हमारे पास आयात होगा चीज़ों का तो जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर होगी। अगर चीज़ों का जो है वो देश से निर्यात होगा तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी कि अगर जो निर्यात है, निर्यात का जो मूल्य है वो आयात मूल्य से ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा कि जो हमारे देश का जो संतुलन है वो अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा। अगर इसके विपरीत अगर निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक आयात है तो असंतुलित व्यापार कहलाएगा। यानी कि अगर हमारे देश की जो चीज़ें हैं अगर वो हमारे देश से दूसरे देशों के अंतर्गत जा रही हैं, यानी कि उसका निर्यात हो रहा है, तो उससे क्या उसको इस स्थिति को कहेंगे हम अनुकूल व्यापार संतुलन। अगर ज़्यादा चीज़ें हमारे देश के अंतर्गत आ रही हैं और कम चीज़ें बाहर जा रही हैं तो उससे क्या होगा, यानी कि हम दूसरों पर ज़्यादा निर्भर हैं, तो उसको कहेंगे हम असंतुलित व्यापार। ठीक है। विश्व के सभी भौगोलिक देशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं रत्न व जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब हम देखते हैं पर्यटन एक व्यापार के रूप में, यानी कि पर्यटन एक जब लोगों का इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनोरंजन के लिए घूमना होता है तो पर्यटन कहलाता है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को श्रेय देता है। देखें यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है कि पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो लोग आ रहे हैं हमारे देश में उससे हर जो देश की एकता है वो किस तरीके से प्रोत्साहित होगी, उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे देश के अंतर्गत एक एकता होगी, राष्ट्रीय एकता होगी, तो क्या होगा, लोग हमारे देश के अंतर्गत आएंगे, देखेंगे कि ये लोग अच्छे हैं, यहाँ का जो एक तरीके से कहें कि एक वातावरण है, जो मानसिक वातावरण है वो यहाँ का अच्छा है और साथ में जो प्राकृतिक वातावरण है वो तो अच्छा है ही। अगर हमारे देश के अंतर्गत लड़ाइयाँ होंगी और जो है लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो क्या होगा कि हमारे देश का जो मानसिक संतुलन है, मानसिक वातावरण है वो ख़राब हो जाएगा। तो लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो ख़राब हैं, उनकी जो मानसिक वातावरण है वो ख़राब है, क्योंकि वातावरण के हिसाब से ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। अगर वातावरण अच्छा होता है तो हम वहाँ पर ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह से तो
आर्थिक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें सांस्कृतिक तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन यानी इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारी पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।